हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईटी आश्रम। आपने कल संडे को जो फेस टेस्ट दिया था उसके जेई मेंस के फिजिक्स के सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है चार्ज प्लस क्यू ऑन ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर S1 is placed inside a large hollow metallic sphere S2। तो S2 hollow है और S1 ये छोटा वाला स्फीयर है। Having a charge plus q as shown in the figure, the sphere S1 is then connected to S2 by a conducting wire। तो ये जो स्प्रिंग जैसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ये एक्चुअली एक कंडक्टिंग वायर है। द चार्ज ऑन S1 विल बी। तो इसको अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो S1 पे फाइनली कितना चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आप जरा देखिए, ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर एक और कंडक्टर है। अब अगर मैंने इसको एक प्लेन वायर से, स्प्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको पता है कि इस पे जो चार्ज Q है और इस पे प्लस Q है। आपको मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, उसके अंदर वॉल्यूम में कुछ भी नहीं रहता। तो क्या होगा, ये Q चल के सारा का सारा आ जाएगा इसके सरफेस पे और यहाँ कोई चार्ज नहीं बचेगा, यानी कि द आंसर इज D 0। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक चार्ज कंडक्टर दिया हुआ है जिसमें पॉइंट P पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, पोटेंशियल V1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और पॉइंट Q पे यही चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, पोटेंशियल V2, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, क्या रिलेशन होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो सिग्मा होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर P पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये काफ़ी छोटी है और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये काफ़ी बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस कम तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा। तो मैं लिखूँगा सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। साथ ही साथ पोटेंशियल की बात हो रही है तो कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, यानी इस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो V1 शुड बी इक्वल टू V2। और किसी भी चार्ज कंडक्टर के किसी भी पार्ट पे अगर मैं इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो जहाँ पे सिग्मा ज़्यादा है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर D। ओके, क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कि ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसमें कि 3 चार्जेस दे रखे हुए हैं। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो करना है तो Q0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जितने भी पेयर ऑफ चार्जेस बन रहे हैं उनका सम होती है। तो इस पेयर के लिए अगर मैं लिखूँगा पोटेंशियल एनर्जी तो मैं लिखूँगा K माइनस Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस L√2 हो जाएगी, प्लस इस पेयर के लिए मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, K Q0 माइनस Q बाई L, प्लस इसके लिए भी सेम ही होगा। तो मैं अगर प्लस करने की जगह इंटू 2 कर दे रहा हूँ, और इसका सम होना है 0। तो सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा भाई,
माइनस क्यू बाई अंडर रूट 2 शुड बी इक्वल टू -2 क्यू नॉट। सही लिखा, एकदम सही लिखा। माइनस से माइनस उड़ जाएगा, क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। क्या लिख, एक मिनट, क्यू बाय 2 अंडर रूट 2। अब हमें कोई ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको ये वैल्यू ज़रा अगर इसको ध्यान दें तो दिस विल बी हाउ मच, 2q डिवाइडेड बाय 2 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम q बाई 2 रूट 2। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक रिंग ऑफ चार्ज दे रखा है, रेडियस जो है इसकी रेडियस 1/2 मीटर है, और इसमें जो ये गैप है, ये गैप, इसको मैं अगर L लिखता हूँ तो L लेंथ कितनी है, दिस इज 0.02 मीटर, कैरीज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इस पूरे पे आप अगर देखें तो इसके सरकमफेरेंस के रेस्पेक्ट में ये जो गैप है ये बहुत ही छोटा है। तो अगर मुझे इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखने की ज़रूरत पड़ी तो मैं लिख सकता हूँ टोटल चार्ज अपॉन 2πr। अब आप बोलोगे सर इतना माइनस करना है, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो पूरा 2πr सरकमफेरेंस पे मैंने 1 कूलम को स्प्रेड आउट कर दिया। तो 1 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 1/2, तो दिस बिकम्स आर लैम्डा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको मैं dq बोल दूं और इस dq को मैं फिट कर दूं यहाँ पे, तो ये कंप्लीट रिंग बन जाएगा। कंप्लीट रिंग बन जाएगा तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी सिमेट्री से। अब ये हटाऊंगा तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हटाने पे आ रही है वो किस वजह से आ रही है, वो आ रही है कि इसके जो ऑपोजिट एलिमेंट है dq का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कैंसल आउट हो रही थी जब ये पूरा रिंग था। बट अब जब मैंने ये गायब कर दिया तो ये जो नीचे वाला एलिमेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऊपर एक्ट कर रही है। तो मुझे इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बड़ा आसान है, इसको ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो दिस विल बी k dq अपॉन r स्क्वायर। k की वैल्यू रख दी, dq लिखना है मुझे, तो dq कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, या dl लिख लो, छोटी सी लेंथ है तो लैम्डा इंटू dl। तो लैम्डा कितना है 1/π, dl कितना था 0.02। r स्क्वायर, r कितना है 1/2, सो दिस इज 1/2 इंटू 1/2। सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा है आपका 72/π इंटू 10⁻⁷। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करके देखूं तो ये 3.14 है इंटू 10⁻⁷। अब अगर मैं एग्जैक्ट 3 ले लूं तो ये कितना आ जाएगा
24 आ जाएगा, राइट। तो 24 से थोड़ा कम आएगा, यानी कि जो ऑप्शन बैठेगा वो बी 2.3 इंटू 10⁸ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में घुस जाता है और प्लेट की जो लेंथ है वो L है और विड्थ जो है वो D है, और आप देख रहे हैं कि ये इस एज पे अंदर घुसता है और इस एज से निकलता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो इसकी पाथ के टेंजेंशियल ही होगी, और ये पैराबोलिक सा पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, और इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा दिस विल बी Q इंटू ई, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन m। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसको डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं क्लास 11th के प्रोजेक्टाइल मोशन से, जहाँ पे A जो होता था वो डाउनवर्ड G के फॉर्म में होता था और ऐसा ही पाथ ट्रेस करते थे। तो बेसिकली आप अगर देखें तो ये जो रेंज है वो L गिवन है और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये आपको D गिवन है। तो डायरेक्टली आप H मैक्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कितना, U² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2a, G की जगह a सब्सटीट्यूट किया, वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रेशियो लेना होगा। रेंज होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन a। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा D/L इक्वल टू U² कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय फोर। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 4D/L, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इजी है, देख के करने वाला है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको इधर कनेक्ट करने की जगह अगर मैं इसको डायरेक्टली इधर कनेक्ट कर दूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में हैं और ये दोनों भी पैरेलल में हैं। 4 और 4 का पैरेलल बनेगा 2 ओम, यहाँ पर भी 4 और 4 का बनेगा 2 ओम, और ये 2 और 2 सीरीज़ में 4 बना लेंगे, और ये जो 4 बनाएंगे ये 4 अगेन इस 4 के पैरेलल में आ जाएगा, यानी कि आंसर विल बी 2, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में एक आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ 10 वोल्ट लगा हुआ है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 15, 10 और 3 जो हैं वो पैरेलल में हैं, यानी इन सबके अक्रॉस 10 वोल्ट होगा। तो इस सेक्शन का तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 मुझे पता है। अब आप ज़रा देखिए, क्या मैं इधर से जाने वाला करंट, मैं मान ले रहा हूँ कि ए हाई पोटेंशियल पे, तो इधर से जाने वाला करंट I1, इधर I2 और इधर I3 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो I1 की वैल्यू आ जाती है 10/15, I2 आ जाएगा 10/10 और I3 आ जाएगा 10/3। तो यहाँ से जो करंट I आ रहा होगा और यहाँ पे भी फाइनली जो जा रहा होगा कुछ ऐड होके, तो दिस I विल बी सम ऑफ दीज 3 करेंट्स। कितना, 2/3
तो दिस बिकम्स 5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये 5 एम्पियर ए से बी फ्लो कर रहा है टोटलिटी में। तो इधर 6 और 3 का जो पैरेलल है ये 2 ओम होगा। तो इस 2 ओम के अक्रॉस मैं पूरा करंट 5 एम्पियर पास कराऊंगा, तो इनके अक्रॉस भी आ जाएगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस है। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो मैं इजीली I इंटू आर यानी 20 हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है ये भी 2 इंटू 5 यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 10 10 एंड 20 विल गिव यू 50 वोल्ट्स। तो 50 वोल्ट का एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ज़रा चेक कर लेते हैं कि करंट जो निकालना है मुझे 10 ओम रेजिस्टर में, तो इसमें खैर I2 में निकाल के भी रखा हुआ है हम लोगों ने 1 एम्पियर। ओके, 8th क्वेश्चन फिर से आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है और बहुत आसान सा। तो पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई 8 ओम और 3 ओम में जो करंट का रेशियो है वो आपको निकालना है। 8 ओम एंड 3 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है, ये सबको दिख भी जाता है कि यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में बन रहा है, यानी ये 4/3 जो है वो 8/6 के इक्वल है। तो आपका ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये हट जाएगा, और ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज़ में आ जाएंगे। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि जो करंट इधर फ्लो होगा वो सीरीज़ में सेम ही फ्लो होगा, और सेम इन दिस केस यहाँ से कुछ करंट फ्लो नहीं होने वाला। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ इस सर्किट का अबाउट बैटरी, तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 9, तो 12 इंटू 9 अपॉन 21 प्लस 4। तो 64/7 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। तो इनफैक्ट इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ रेशियो पता करना है, एग्जैक्ट करेंट्स नहीं पता करने। तो मैं लिखूँगा कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो R2 हो जाएगा 12 और R1 हो जाएगा 9। तो 8 ओम में जो है वो मैंने I2 फ्लो करा है, यानी कि ये रेसिप्रोकल इसका लेना होगा। तो I इन 8 ओम डिवाइडेड बाय I इन 3 ओम विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल विच इज़ 3/4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सेल आइडियल है जिसका EMF 15 वोल्ट है। रेजिस्टेंस सारे 3 ओम के हैं, तो ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम। ओके, तो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी इससे कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो जो भी करंट फ्लो होगा सर्किट में वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर नहीं जा सकता तो यहाँ से वापस आएगा, ऐड होके इधर आएगा। इस वाले करंट, इस वाले रेजिस्टेंस में नहीं जा सकता क्योंकि इधर पाथ ही ओपन है, तो दिस विल बी आउट ऑफ द सर्किट। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो R इक्विवेलेंट ये 3 3 हो जाएगा 6,
और 6 पैरेलल में 3, 6 पैरेलल में 3 हमेशा 2 बनाता है, तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ तक 2 आया, फिर 3 इसमें ऐड करना है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आई वो 5 ओम आई है। अब यहाँ से बैटरी से जो करंट निकलेगा वो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 3 एम्पियर निकलेगा। अब ये 3 एम्पियर जो डिवाइड होगा इसमें और इसमें, ये रेजिस्टेंसेस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि 3 में से यहाँ 1/3 जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा और यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा। तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में ये पॉइंट भी बी हो जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए बी है। तो वी ए बी कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ चल के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो मैं लिखता हूँ वी ए इधर आ जाएगा माइनस आई इंटू आर, और फिर इधर से इधर करंट जो है वो पूरा का पूरा 3 एम्पियर जा रहा है, ये 1 और 2 ऐड होके, तो यहाँ से 3 एम्पियर जाएगा। तो दिस विल बी आई इंटू आर इक्वल टू वी बी, बी पर पहुँच के दिस कम्स आउट टू बी 12। तो द आंसर इज 12। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक रेजिस्टेंस दिया है जो कि फ्रस्टम के शेप का है और करंट इससे पास हो रहा है। तो इसके हर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन से करंट आई ही फ्लो हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी पे आपको बतानी है कंपेयर करके। तो आपको ये मालूम है कि आई जब सेम है तो जो करंट डेंसिटी है जो कि आई बाई ए होती है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी बी से, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम E इक्वल टू रो जे, जो कि ओम्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है, उसको यूज़ करते हैं। तो रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी पूरे कंडक्टर में सेम होगी, तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू J, यानी कि ई ए शुड बी ग्रेटर देन ई बी। तो का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में 6 प्लेट्स दे रखी हैं जो कि ए और बी टर्मिनल से कनेक्टेड है एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। तो बोल रहे कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी आपको बताना है कितना होगा। तो इसका एक कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं। प्लेट्स की जो नंबरिंग है वो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं हर सरफेस को नंबर करना चाहूँगा। मैंने आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेस को नंबर नहीं किया है, क्योंकि वहाँ तो कोई कैपेसिटर बनने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट ए है, ए से कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड है? ए से 4 कनेक्टेड है, देन 5 भी ए से ही कनेक्टेड है, और ये प्लेट 10 से भी कनेक्टेड है। ओके, 4 के सामने अगर मैं देखूं तो एक कैपेसिटर बन रहा है प्लेट 3 से, और 3 कनेक्टेड है 2 से। 2 के सामने है 1, और 1 कनेक्टेड है 6 और 7 से। तो 6 तो 5 के सामने कैपेसिटर बनाएगा, और 6 से कनेक्टेड है 7, 7 के आगे 8 है, और ये 8 कनेक्टेड है 9 से,
जो कि 10 के साथ एक कैपेसिटर बनाएगा। इसमें बी पॉइंट जो है वो 6 और 7 से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट। अब यहाँ पे जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो अलग अलग है। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी लिखता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी को ऑब्वियसली सी बाई टू लिखूँगा। तो ये जो 1 और 2 का कैपेसिटर है ये सी है, तो 3 और 4 वाला जो कैपेसिटर है सी बाई टू हो जाएगा। 5 और 6 वाला सी बाई थ्री हो जाएगा। 8 7 वाला सी बाई टू और 9 10 वाला सी हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा C इंटू सी बाई टू अपॉन सी प्लस सी बाई टू। तो दिस बिकम सी बाई थ्री। तो सी बाई थ्री और ये भी सी बाई थ्री ही है, जो कि इनके साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। और C और C बाई टू सीरीज़ में यहाँ पर भी C बाई थ्री हो जाएंगे। तो C बाई थ्री, C बाई थ्री एंड C बाई थ्री पैरेलल में ऐड होके C बन जाएगा, जो कि आपका आंसर है। यानी कि आप एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को टिक करेंगे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्किट डायग्राम है और पूछा जा रहा है कि 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है इनमें स्टेडी स्टेट चार्ज कितना है। तो आप देखिए, ये पॉइंट को अगर मैं ए बोल देता हूँ तो ये पॉइंट को भी ए बोलूँगा, इसको भी ए बोलूँगा, और इसको बी बोला अगर तो इसको भी बी बोलना पड़ेगा। तो आप अगर देखें कि ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में 5 वोल्ट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में तो कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली, तो जो भी करंट फ्लो होगा वो इन रेजिस्टेंसेस से फ्लो होके जाएगा। तो यहाँ पे I1 अगर मैं लिखूँ और यहाँ I2, तो I1 लिख सकता हूँ ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 + 3 जो रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि 1 एम्पियर। और I2 भी सेम तरीके से लिख सकता हूँ 5/1 + 4 जो कि सेम 1 एम्पियर आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है 2 माइक्रोफैरड वाला जो कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसके अक्रॉस ये करंट I1 जो है वो 1 जा रहा है, इंटू R करेंगे तो 3, यानी 2 माइक्रोफैरड वाला जो कैपेसिटर है वो 2 म्यू इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। और 3 माइक्रोफैरड वाला जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 1 माइक्रोकूलम। तो सी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन 13 में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो इस पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ इसको एक ऑयल टैंक में डिप किया हुआ है। ऑयल विल बिहेव लाइक ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पहले चार्ज क्यू था तो बाद में भी जो चार्ज क्यू डैश है वो क्यू ही रहेगा। हालांकि जो कैपेसिटेंस अगर पहले सी था तो अब सी डैश के सी हो जाएगा। तो अब वोल्टेज जो है अगर आप निकालेंगे तो दिस विल बी क्यू डैश बाई सी डैश
यानी कि Q बाई के सी, यानी कि पहले जो वोल्टेज था उसका V बाई के टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V बाई डी, यानी बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो V डैश कितना हो जाएगा, V बाई के। आपने सेपरेशन तो कुछ चेंज किया नहीं तो ये डी ही रहेगा, यानी कि ये पिछली इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से। अब आपने जब ऑयल टैंक हटा दिया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 14 में बोल रहे हैं टू मेटालिक चार्ज स्फीयर और इनका रेडियस दे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दोनों पे पहले सेम चार्ज दिया है 150 माइक्रोकूलम। फिर कहा जा रहा है कि अगर मैंने इसको एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया तो फाइनल पोटेंशियल, जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटा स्फीयर है इस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि Q सेम है और R इसका कम है। तो दिस इज़ एट हाई पोटेंशियल, दिस इज़ एट लो पोटेंशियल। तो चार्ज कुछ इधर से इधर गया होगा, मैंने मान लिया स्मॉल q निकला है, तो यहाँ से स्मॉल q कम हो गया और यहाँ स्मॉल q बढ़ गया। अब दोनों का पोटेंशियल फाइनल इक्वल होना चाहिए। तो अब मैं लिखूँगा k इंटू इस पे जो चार्ज है टोटल 150, मैं स्मॉल q को माइक्रो कूलम में ही ले रहा हूँ और रेडियस को 20 ही लिखा, सेंटीमीटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशंस हो जाएंगे यूनिट के, तो SI में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ 150 माइनस q डिवाइडेड बाई 10। सॉल्व करने पे मिलता है 150 प्लस q इक्वल टू 300 माइनस 2q। तो Q की वैल्यू आ जाती है 50 माइक्रो कूलम। तो Q जैसे ही सॉल्व हो गया, किसी एक में इसकी वैल्यू फीड कर दीजिए। तो दिस विल बी K इंटू 150 माइनस 50, ये हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई, अब तो भाई SI में रखना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 2। तो 9 इंटू 10 की पावर इंटू 10 भी तो है, तो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। क्वेश्चन 15 में 3 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि करंट I1 बाई I2 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है अगर इस AB कंडक्टर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ 0 है। तो I1 की वजह से राइट हैंड थंब रूल लगा के मुझे इस AB पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो इनवर्ड्स मिल रही है, तो इधर B1 इनवर्ड होगी और इस I2 की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं। अब F बाई एल अगर मैं लिखूँ, मैं इनफैक्ट फोर्स लिख देता हूँ किसी एक की वजह से, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई
इंटू I1/4। अब मुझे नेट ज़ीरो करना है तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड V1 इंटू करंट I3 इंटू द लेंथ। तो IBL लिखा है मैंने किसकी वजह से, पहले इसकी वजह से। तो अगर वेक्टर सम लिखूंगा तो ये आएगा माइनस के कैप में। I2 की वजह से जब मैं लिखूंगा तो ये कितना आएगा, μ0/2 I2/r विच इज 2 इंटू I3L के कैप। तो F/L जब मैं सॉल्व करूंगा तो μ0/2 कॉमन आ गया। इनफैक्ट इसको ज़ीरो करना है तो जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं वो तो गायब ही हो जाएंगी। तो ब्रैकेट में बचेगा I1/4 माइनस I2/2 इंटू I3। ये पूरा ज़ीरो करने के लिए I1/4 शुड बी इक्वल टू I2/2, यानी कि I1/I2 शुड बी 2, यानी कि 2:1, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 में आपके सामने एक सर्किट डायग्राम है और पूछा जा रहा है कि पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सर्किट में जो भी करंट्स होंगे उसके वजह से। तो आप ज़रा देखें, ये जो ब्रांच है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम ब्रांच है, तो मैं बैटरीज को इस ब्रांच में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ विद द सेम पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस बैटरी को अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस शिफ्ट कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 5 वोल्ट दे रखा है EMF, तो ये भी 5 वोल्ट होगा और ये भी 5 वोल्ट होगा। नेट बैटरी जो हो जाएगी वो 0 वोल्ट की हो जाएगी। सिमिलरली इस ब्रांच में अगर आप देखें तो इस बैटरी को पकड़ के मैं इधर ले आऊँ तो अगेन 5 वोल्ट ऑपोजिट पोलैरिटी, टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। यानी इस पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ही नहीं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ये दो कंडक्टिंग स्मूथ मेटालिक रेल्स हैं और इन पे एक रॉड है जो कि स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन है। तो पूछा जा रहा है कि अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब स्पीड कांस्टेंट का एक ही मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का एक ही मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है। तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg sin थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको बैलेंस करना होगा ILB के कंपोनेंट को। तो पहले तो इसमें I कैलकुलेट करना होगा E इंड्यूस्ड अपॉन R, और E इंड्यूस्ड क्या होता है, ये होता है V क्रॉस B डॉट L डिवाइडेड बाई R। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन देखिए ज़रा, तो V क्रॉस B जब मैं करूँगा तो साइड व्यू से मैं देखूँ तो V कुछ इस तरह से और B कुछ इस तरह से, और ये वाला एंगल थीटा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये 90 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ VB L साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये वैल्यू आई E इंड्यूस की। R से डिवाइड करेंगे तो करंट मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे लिखना है फोर्स जो कि कितना होगा
I इंटू एल क्रॉस बी। तो I इंटू एल क्रॉस बी, एल कैसे है, इस तरफ से है, मतलब अगर मैं इधर देखूं तो ये या तो अंदर या बाहर की डायरेक्शन में होगा, और उसका बी से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आई क्रॉस, हाँ ठीक है। तो L क्रॉस B अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये आ जाएगा इनटू द प्लेन, I क्रॉस B विल बी इनटू द प्लेन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ इस तरह से लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट जो है वही बैलेंस करेगा इस नीचे लगने वाले mg साइन थीटा को। तो इस f का कॉस कंपोनेंट यानी कि mg साइन थीटा को बैलेंस करेगा f कॉस थीटा, और f की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वी बी एल कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और उसका भी कॉस लेना है यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये तो क्या लिखा था, ये तो सिर्फ आई लिखा था, इंटू बी इंटू एल भी करना होगा डिवाइडेड बाई आर भी। तो ये कितना आ जाएगा, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से b की वैल्यू सॉल्व होके आ जाती है अंडर रूट एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सारे कंसेंट्रिक इनफाइनाइट रिंग्स दिए हैं जो कि इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑल्टरनेटिंगली, और पूछा जा रहा है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल वो कितनी होगी। तो जो रेडियस है वो आर, टू आर, टू स्क्वायर आर, टू क्यूब आर, मतलब जीपी बना रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर टोटल लिखना चाहूँ तो दिस विल बी म्यू नॉट बाई टू, आई सब में सेम है, तो 1/r माइनस 1/2r। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड होगी तो दूसरे की वजह से आउटवर्ड होगी, प्लस 1/2 स्क्वायर आर एंड सो ऑन। तो यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो जो है दैट इज -1/2। तो इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है दैट इज a/1 - r। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, 1 माइनस कॉमन रेशियो -1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 यानी कि म्यू नॉट I/3r। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने चाहिए वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए उनको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में लगातार मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली चेंज होती है जिसकी वजह से लो रिटेंटिविटी और लो कोएर्सिविटी वाले मटेरियल्स चूज़ किए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है, 4 ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। तो आपको पता होगा कि जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट किया जाता है या उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं सेक्शन 2 पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो यहाँ पर आपको एक वायर की लूप दिख रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है ओरिजिन पे। तो इधर ये क्वार्टर ऑफ रिंग है, ये भी एक क्वार्टर ऑफ रिंग है, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है। और ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जो कि z एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगा के यूज़ करें तो करंट अगर मेरे फिंगर्स के कर्ल के अलॉन्ग है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप डायरेक्शन में होगी इन दोनों क्वार्टर रिंग की वजह से। और ये जो वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वो अलॉन्ग जे कैप होने वाली है। आप अगेन राइट हैंड रूल लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी फिंगर्स का जो कर्ल है वो इधर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बी नॉट इज बी ड्यू टू क्वार्टर रिंग 1 प्लस क्वार्टर रिंग 2 प्लस सेमी इनफाइनाइट वायर। तो क्वार्टर रिंग 1 की वजह से मैं कितना लिखूँगा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अब यहाँ थीटा अपॉन 2 पाई क्या है, 90 अपॉन 360 यानी 1/4 आएगा। ये मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इसको, के कैप डायरेक्शन में आएगा। क्वार्टर रिंग 2 की वजह से सेम बस 2r आ जाएगा रेडियस। सेमी इनफाइनाइट की वजह से आप देखेंगे जो बीटा की वैल्यू है वो 0 है और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। डी कितना है इनके बीच का, आर के इक्वल है, इंटू साइन 90 प्लस साइन 0 और इसका डायरेक्शन होगा जे कैप। तो क्वेश्चन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए की वैल्यू आ रही है 3 और बी की वैल्यू आ रही है 1। तो मुझे इनका प्रोडक्ट करना है, यानी 3 × 1 विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एक 15 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है जो कि ट्रिप हो जाता है जब 15 एम्पियर करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ 100 वाट लाइट बल्ब्स। तो पावर जो है वो 100 वाट है हर बल्ब की, और इनके अक्रॉस जो रेटेड वोल्टेज है वो 120 वोल्ट्स है।
अब बोल रहा है कि कितने बल्ब्स लगे होने चाहिए कि ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो हाउस में जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। मतलब एक बल्ब अगर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है, तीसरा यहाँ लगा हुआ है, ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं, और यहाँ कहीं आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो यहाँ से जब 15 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो सारे बल्ब्स आइडेंटिकल बोले गए हैं तो सबसे करंट आई इक्वल ही जा रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। तो किसी एक के अक्रॉस जो वोल्टेज जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो मैं निकाल सकते हूँ P इक्वल टू वी इंटू आई से। तो यहाँ से मुझे I की वैल्यू मिलती है 5/6। तो अब कितने नंबर ऑफ, मैं बोल देता हूँ कि ये n बल्ब्स हैं, तो टोटल करंट जो इधर से आएगा वो Ni आएगा। तो Ni शुड बी इक्वल टू 15, यानी कि n इंटू 5/6 शुड बी इक्वल टू 15, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 18, विच इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में एक वोल्ट मीटर है और इसकी जो रीडिंग आ रही है वो 18 वोल्ट आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यानी 2RV आपको फाइंड आउट करना है। तो 18 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके अक्रॉस भी 18 वोल्ट ही होगा, और ये 30 वोल्ट डिवाइड हो रहा है 24 और 50 के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट आ रहा होगा। तो इधर जो करंट आई फ्लो हो रहा है ये मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो दिस विल बी 12/24, यानी कि 1/2 एम्पियर। साथ ही साथ यहाँ जो करंट I1 जा रहा है ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसको मैं 36/100 लिख सकता हूँ, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जो करंट I2 जाएगा, दिस I2 शुड बी I माइनस I1, यानी कि 1/2 माइनस 18/50। तो दिस विल बी 25 minus 18, तो 7/50 आ गया I2। अब मुझे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है, तो मैं V2/R2 लिख सकता हूँ, I2 लिख सकता हूँ। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 18, और करंट इसके थ्रू अभी निकाला है मैंने 7/50। तो इसको इंटू 2/2 अगर मैं करता हूँ तो दिस बिकम्स 900/7 ओम, और इसका डबल करना है क्योंकि आंसर में ट्वाइस बोला गया है। तो दिस विल बी 180/7, 1800/7। तो 257 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 में एक क्यूब है और उसके एक वर्टेक्स पे चार्ज क्यूब रखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन सबने किया होगा क्लासरूम में, जिसको हम इसके आइडेंटिकल 7 और क्यूब्स पाइल अप करते हैं ताकि ये क्यूब एकदम सेंटर में आ जाए सिमेट्री से। तो
किसी भी एक क्यूब से, मतलब अगर मैं 8 क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स लिखूंगा तो वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। तो मैं अगर एक क्यूब से निकलने वाला देखूं तो दिस विल बी Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें भी 3 सरफेसेस से ही फ्लक्स लिंक हो रहा होगा, जिसमें से ये सरफेस तो नहीं होगा, ये सरफेस एंड ये सरफेस से फ्लक्स आ रहा होगा। तो अगर मैं किसी इन तीनों में से एक सरफेस φ1 निकालना चाहूँ तो ये जो मिला है इसको भी डिवाइड बाई 3 करना होगा, यानी Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। और मुझे इससे नहीं निकालना है, सिर्फ इससे और इससे निकालना है, यानी इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो दिस विल बी 2Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट विच विल बी Q बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, क्वेश्चन 25 में बोला है कि एक कैपेसिटर है जिसपे कि चार्ज 50 माइक्रोकूलम दिया हुआ था। अब इसके गैप के बीच में आपने ग्लास वूल, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब आपने फिल कर दिया तो बोला जा रहा है कि चार्ज बैटरी से जो फ्लो किया, यानी एक बैटरी भी कनेक्टेड है यहाँ पे, तो बैटरी से चार्ज फ्लो किया 120 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ अब जो फाइनल चार्ज आया है वो 50 प्लस 120 यानी कि 170 माइक्रोकूलम आया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ग्लास वूल का, ये कितना होगा। तो आप ज़रा देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, Q इनिशियल इक्वल टू C इनिशियल V, यानी मैं लिखूँगा 50 माइक्रोकूलम शुड बी, C इनिशियल को मैं C ही मान लेता हूँ और V तो V है ही। बाद में सेम लिखूँगा Q फाइनल इक्वल टू C फाइनल इंटू V। तो Q फाइनल है 170 माइक्रोकूलम, C फाइनल हो जाएगा KC इंटू V। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए तो 2/1 करके मुझे मिल जाता है K इज इक्वल टू 170/50, यानी कि दिस विल कम आउट टू बी 3.4। इंटीजर वैल्यू अगर आपको फिल करनी है तो राउंड ऑफ करके 3 विल बी द आंसर।